दोस्तों हाल ही में मैंने स्पीक नो इविल नाम की एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी देखी है जिसे जेम्स वॉटकिंस ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 2022 में आई डैनिश फिल्म स्पीक नो इविल का ही रीमेक है। IMDb पे स्पीक नो इविल को मिले हैं 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 83% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 84%। अब एक रीमेक होने के बावजूद ये मूवी काफी अच्छी है विद अ वेरी डिफरेंट एंडिंग। इसलिए आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग पे थोड़ी सी बात करने वाले हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत में हम एक 10-11 साल के बच्चे को कार में बैठा हुआ पाते हैं जो शायद अपने माता पिता के साथ कहीं घूमने आया था। उसके पेरेंट्स काफी खुश थे, लेकिन हम भी उस बच्चे के चेहरे में एक अजीब सा टेंशन देख पाते हैं। अब अगले दिन हम बेन और लुइस नाम के एक कपल से मिलते हैं जो इटली के एक रिजॉर्ट में घूमने आए थे। उनकी 10 साल की बेटी थी जिसका नाम एग्नेस था। ये तीनों पूल साइड में बैठे होते हैं कि तभी एक आदमी इनके पास से एक चेयर ले जाता है। इसका नाम पैडी होता है जो अपनी पत्नी कियारा और अपने बेटे एंट के साथ छुट्टियां मनाने आया था। अब कियारा के नाम की स्पेलिंग है CIARA, तो इसे आप सिएरा भी कह सकते हैं, बट मैं पूरी वीडियो में कियारा ही बोलूंगा। हम समझ पाते हैं कि ये वही बच्चा था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। ये तीनों काफी एंजॉय कर रहे थे और बेन भी इन्हें नोटिस करता है। अब अगले सीन में बेन और लुइस सबके साथ बैठकर लंच करते हैं और वहां पैडी एंड कियारा भी होते हैं। लंच के बाद जब बेन और उसकी फैमिली घूमने निकलती है तो एग्नेस यहाँ अपना टेडी घुमा दी थी। अब एग्नेस के टेडी को बेन तो नहीं ढूंढ पाता, लेकिन पैडी की फैमिली समहाउ ढूंढ लेती है। तो ऐसे में ये दोनों फैमिलीज मिलते हैं, यानी इंटरैक्ट करते हैं। अब पैडी एक बहुत खुश मिजाज आदमी था और वो एग्नेस से बहुत प्यार से पेश आता है एंड इवन उसको अपने स्कूटी में भी राइड देता है। अब लंच के दौरान हम दोनों फैमिलीज के बारे में कुछ चीजें जान पाते हैं। जैसे बेन और लुइस अमेरिकन है, लेकिन वो लोग लंदन में रहते हैं और बेन अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है। लुइस उसे बहुत सपोर्ट करती है एंड शी इज अ वेजिटेरियन। ये कपल अपने बच्चे एग्नेस के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव है और लुइस हमेशा एग्नेस की केयर करती रहती है। वहीं पैडी एंड कियारा एक ब्रिटिश कपल है और पैडी एक डॉक्टर है। उनका बेटा एंट एक सीरियस मेडिकल कंडीशन से जूझ रहा है जिसके चलते उसका टंग नॉर्मल इंसान के टंग से छोटा है और ऐसे में उसे बोलने में दिक्कत होती है। ये कंडीशन उसके सोशल लाइफ को भी इफेक्ट करा है, जहां वो बहुत इंट्रोवर्ट है और उसे लोगों से घुलने मिलने में प्रॉब्लम होती है। बातों बातों में पैडी बेन से पूछता है कि क्या तुम मेरे फार्म हाउस में आना चाहोगे। इस पे बेन हाँ रिप्लाई करता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि दोनों फैमिली अच्छे से बॉन्ड कर रही थी। अब छुट्टियां खत्म हो जाती है तो दोनों फैमिली अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। बेन को पैडी की तरफ से अपने फार्म हाउस आने का न्योता मिलता है। अब लुइस नहीं जाना चाहती थी एज दे हार्डली नो दिस पीपल, लेकिन बेन जाना चाहता था। बात यह थी कि बेन अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा था और उसको एक चेंज चाहिए था टू रिलैक्स अ बिट। ऐसे में लुइस भी मान जाती है और तीनों लोग निकल पड़ते हैं पैडी के फार्म हाउस की तरफ। हम देखते हैं उनका घर जंगल के बीचों बीच था और मेन सिटी से काफी दूर था। तो रात को बेन और उसकी फैमिली फार्म हाउस पहुंचते हैं जहां पैडी एंड कियारा इनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। एग्नेस को एंट के साथ एटिक का रूम दिया जाता है टू स्लीप और इन कपल को अपना अलग अलग रूम दिया जाता है। अब ये थोड़ा अजीब था क्योंकि पैडी और कियारा का कमरा बहुत सुंदर था, लेकिन उनका बेटा एंट एटिक में रह रहा था इन अ स्मॉल प्लेस। लुइस ये सब नोटिस करती है, लेकिन बेन इतना सोचता नहीं है। अब डिनर के वक्त एक बहुत अजीब सी बात होती है। पैडी इन लोगों के लिए डक मीट रोस्ट किया था, जबकि उसको पता था कि लुइस प्योर वेजिटेरियन है। हद तो तब हो जाती है जब पैडी जबरदस्ती लुइस को एक बाइट खिलाता भी है। लुइस फील्स वेरी डिसगस्टेड, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती और वो नाटक करती है कि वो मीट को एंजॉय कर रही है। और यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि ये कपल इतने अजीब क्यों हैं। खैर खाने के बाद बेन बाहर के डस्टबिन में कचरा फेंकने जाता है कि तभी वहां एंट आ जाता है और अपना मुंह खोलकर जीभ दिखाने की कोशिश करता है। नाउ टू आवर शॉक वहां कोई टंग था ही नहीं। उसके बीमारी के अनुसार उसका टंग छोटा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो टंग है ही नहीं। बेन ये देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है कि तभी पैडी आके उन्हें अंदर बुला लेता है। इस सीन के दौरान हमें आइडिया हो जाता है कि शायद एंट कुछ कहना चाहता है जो ये कपल उनसे छुपा रहे हैं। अब डिनर के बाद ये लोग आपस में चिल करते हैं और इस पॉइंट पे पैडी कहता है कि उसे सोशल मीडिया वगैरह पसंद नहीं है क्योंकि वहां सब लोग माइंडलेस बातें करते हैं, इसलिए वो लोग शहर से इतने दूर जंगल में रहते हैं एंड इट्स अ पार्ट ऑफ देयर डिजिटल डिटॉक्स। नाउ रात को सोते वक्त लुइस नोटिस करती है कि उनके बेडशीट में कुछ स्टेन है एंड शी रिमार्क्स कि पैडी के डॉक्टर होने के बावजूद वो लोग इतने गंदे से घर में क्यों रहते हैं। लेकिन बेन लुइस को कंफर्ट करता है सेइंग कि कोई बात नहीं, ये घर बहुत पुराना है तो ऐसा हो सकता है। तभी वहां एग्नेस आ जाती है क्योंकि उसे एटिक में नींद नहीं आ रही थी। ऐसे में बेन
एग्नेस को अपने साथ ही सुलाता है और पूरे फैमिली को कहता है कि रिलैक्स एंड एंजॉय करो, ज्यादा सोचो मत। खैर तो अगले दिन सारे लोग मिलकर मिडोज में घूमने जाते हैं और नेचर को एंजॉय करते हैं। एक जगह बैठकर वो लोग एक फॉक्स को देखते हैं तो पैडी कहता है कि मुझे अपनी गन लानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये लोमड़ी बर्ड्स के नेस्ट को तबाह कर देते हैं, तो नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए उनको मारना जरूरी है। ये सुनकर लुइस कहती है कि हम क्यों दखल अंदाजी करें नेचर के साथ, नेचर खुद बैलेंस कर सकती है। तभी हम देखते हैं कि एग्नेस स्विंग पे झूलना चाहता था लेकिन एंट उसके रास्ते में खड़ा था। ऐसा में लुइस पैडी से कहती है कि आप एंट से बोलिए कि वो थोड़ा सा हट जाए ताकि एग्नेस भी झूला झूल सके। पैडी के एक बार बोलने पे जब एंट नहीं हटता तो वो गुस्सा होकर एंट को ग्रैब करता है और उसे डरा देता है, डिपिक्टिंग कि वो एंट को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली हैंडल करता है, जिसकी जरूरत नहीं है इतने छोटे बच्चे के साथ। इसके बाद जब लुइस को नेक में पेन होता है तो पैडी उसे पकड़ के अजीब तरीके से टच करने लगता है इन द नेम ऑफ एग्जामिनेशन। ऑफ कोर्स लुइस इससे ऑकवर्ड फील करती है। फिर सारे लोग क्लिफ जंपिंग करने आते हैं और कपड़े उतारते वक्त लुइस कियारा के शरीर पे कुछ चोट के निशान देखती है और ऐसा होता है कियारा तुरंत कहती है कि मैं एप्पल्स को पेड़ से तोड़ रही थी और वहां से गिर गई। अब यहाँ एक और अजीब बात यह थी कि एंट को स्विमिंग नहीं आती थी, स्टिल पैडी उसे पानी में कूदवाया था, जो कि बहुत ही सेफ चीज नहीं है। खैर तो वापस आके लुइस एक्सप्रेस करती है कि अब उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा और वो अब अपने घर जाना चाहती है। लेकिन तभी कियारा उनके रूम में आ जाती है और उन्हें शाम को सी साइड डिनर के लिए इनवाइट करती है। अब जब डिनर का प्लान बन ही गया था तो लुइस भी मना नहीं कर पाती। अब डिनर के लिए निकलते वक्त लुइस और बेन ये जान पाते हैं कि बच्चे उनके साथ नहीं जा रहे, लेकिन बच्चे अकेले भी तो नहीं रह सकते और ऐसे में मोजीद नाम का एक बेबी सिटर इन दोनों बच्चों का ख्याल रखेगा। अब पैडी के इतने कंट्रोलिंग नेचर से लुइस बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। तो इसके बाद पैडी इन सबको लेकर सी साइड माइक के रेस्टोरेंट में जाता है और वहां जाते वक्त पैडी बहुत ही ज्यादा रैश ड्राइव कर रहा था। ऑफ कोर्स लुइस तो इससे भी खुश नहीं थी, इनफैक्ट लुइस तो किसी भी बात से खुश नहीं थी इस कपल की, बट वो अपना मुंह बंद रखती है। अब डिनर करते वक्त लुइस कहती है कि मैं वेजिटेरियन हूं तो आज मैं मीट नहीं खाऊंगी और इस पे पैडी एकदम से सॉरी कहने लगता है, सेइंग कि वो भूल गया था कि वो वेजिटेरियन है और इसीलिए वो लास्ट नाइट उसे मीट खिला दिया। बेसिकली पैडी के हिसाब से लास्ट नाइट का इंसिडेंट एक मिस्टेक था। ये सुन के लुइस कहती है इट्स फाइन और ऑल्सो कि वो फिश खा लेती है और ये सुनते ही पैडी पूछता है कि क्या फिश मीट नहीं है। इस पे दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं जिससे बेन और कियारा थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन इवेंचुअली चीजें नॉर्मल हो जाती है। वहीं बैक इन द केबिन एंड एग्नेस को छुपाकर पैडी के रूम ले आता है और उसे एक वॉच कलेक्शन दिखाता है। इस वॉच के पीछे कुछ तो लिखा होता है जो एग्नेस नहीं समझ पाती। इसके बाद दोनों चुपचाप रूम से बाहर निकल जाते हैं लेकिन एंट काफी डरा हुआ था। वहीं डिनर टेबल पे सभी लोग अपने चाइल्डहुड के बारे में बातें करते हैं और पैडी की बातों से हमें पता लगता है कि वो अपने पेरेंट्स से नाखुश था एंड दे माइट हैव अब्यूज्ड हिम इन द पास्ट। इनफैक्ट पैडी ये तक कहता है कि उसके मन में ये बात भी आई थी कि उसे बच्चा कभी नहीं करना चाहिए और ये सुन के लुइस अगेन परेशान हो जाती है। इसके बाद पैडी एंड कियारा डिनर टेबल पे ही सबके सामने इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब डिनर के बाद जब बिल आता है तो पैडी बेन को बिल पकड़ा देता है। नाउ दिस वाज ऑकवर्ड क्योंकि इन लोगों ने बेन को इनवाइट किया था ना, तो होस्ट को आइडियली पे करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा था। खैर बैक इन द केबिन एंट एग्नेस को अपने शरीर के चोट दिखाता है और इससे पहले वो कुछ पूछ पाती वहां कियारा और लुइस आ जाते हैं और बच्चे सोने का नाटक करते हैं और पैडी को समहाउ पता भी चल जाता है कि एंट ने उसके वॉचेस को टच किया है। अब यहाँ हम लुइस और बेन के बीच में तनाव देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि लुइस ने एक बार किसी आदमी के साथ टेक्स्ट किया था, वो होता है ना थोड़ा सा इंटीमेट वाला टेक्स्ट वैसा, जिसके बारे में बेन को पता चल गया था। शी वाज जेन्युइनली सॉरी अबाउट दिस, लेकिन वो भी कहती है कि वो अपना पूरा करियर और लाइफ छोड़ के बेन के साथ रह रही है जस्ट बिकॉज ऑफ बेन, लेकिन बेन उसके एक भी सैक्रिफाइस की वैल्यू नहीं करता। मतलब इनके मैरिज में थोड़ी प्रॉब्लम तो है बट यहाँ पे वो लोग थोड़ा सा सांत्वना एक दूसरे को देके हग कर लेते हैं। अब इस सब के दौरान वो दोनों नहीं देख पाते कि दरवाजे के बाहर से कोई तो उन्हें देख रहा था और शायद ये पैडी ही था। और रात को लुइस एग्नेस को चेक करने ऊपर एटिक जाती है तो उसे वहां दोनों बच्चे नहीं मिलते। वो घर में ढूंढना शुरू करती है तो दोनों बच्चे उसे पैडी के रूम में सोए हुए मिलते हैं और यहाँ पैडी एंड कियारा ने तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहने थे। लुइस इससे डर जाती है और गुस्से में वो एग्नेस को उठा ले जाती है और चुपके से बेन से कहती है कि हम अभी ही निकल जाएंगे, तुम गाड़ी निकालो। ऐसे में बेन की फैमिली सुबह सुबह इस घर से बिना किसी को कुछ कहे निकल जाते हैं। उन्हें जाते हुए एंट भी देखता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं। खैर तब ये लोग आधे रास्ते पहुंच आए थे कि एग्नेस कहती है कि वो अपना टेडी केबिन में ही भूल आई है। अब टेडी एग्नेस को बहुत पसंद था इसलिए वो जिद करने लगती है कि उसे टेडी चाहिए और इसी चक्कर में बेन की एक ट्रक से टक्कर होते होते बचती है। अब एग्नेस यहाँ टेडी को वापस लाने के लिए इतना कहने लग गई थी कि बेन डिसाइड करता है कि ये लोग वापस जाके टेडी को ले आएंगे। खैर तो बेन और लुइस वापस केबिन पे आते हैं और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं पैडी उन्हें कन्फ्रंट करता है सेइंग कि तुम लोग ऐसे बिना बताए क्यों चले गए। इस पे बेन अजीब अजीब बहाने लगता है लेकिन लुइस गुस्से में कह देती है कि कल रात एग्नेस तुम्हारे कमरे में क्यों थी। ये सुन के कियारा कह देती है कि देखो ये सब मेरी गलती है, पैडी को तो मालूम भी नहीं था कि एग्नेस मेरे कमरे में है, मैं ही उसे लेके आई थी और मैं इसलिए लाई थी क्योंकि मेरी एक बच्ची थी मेरी जिसकी 12 वीक्स में ही मौत हो गई थी
और एग्नेस को देख के मुझे उसकी याद आती है, इसलिए एज मदर मैं उसे अपने साथ सुलाने ले आई। अब ऐसी इमोशनल बात सुन के लुइस का दिल पिघल जाता है और पैडी कैसे भी करके इन्हें रोक ही लेता है। मतलब ये लोग वापस नहीं गए, यहीं पे वापस रुक गए ना। उसी मॉर्निंग जब दोनों बच्चे गार्डन में बैठ के ड्राइंग करते हैं तो एंट एग्नेस को चुपके से एक पेपर देता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था, बट एग्नेस कुछ समझ नहीं पाती। जब एंट बोलने का ट्राई करता है तब कियारा उसकी तरफ आने लगती है और डर से एंट वो पेपर स्वॉलो कर लेता है। अब एग्नेस ये वाली घटना लुइस को बताती है, लेकिन लुइस का कहना था कि एंट ऐसे ही बहुत डिस्टर्ब रहता है, शायद उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से। बट एग्नेस को तो अब लगने लग गया था कि एंट के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पैडी और बेन को हम साथ में हंटिंग पे जाते देखते हैं। यहाँ पैडी बेन और लुइस के झगड़े का जिक्र करता और कहता है कि बातों को दिल से निकाल दो वरना ये तुम्हें अंदर से खा जाएगी। यहाँ दोनों अपना दिल हल्का करने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं। खैर तो इसके बाद लंच के टाइम पे लुइस जब लंच बना रही होती है तो उसका हाथ नाइफ से हल्का कट जाता है। इस पर बेन कहता है कि चिंता की बात नहीं है, हमारे साथ यहाँ डॉक्टर है। और तब पैडी कहता है कि मैं तो डॉक्टर हूँ ही नहीं। ये सुन के बेन हैरान हो जाता है और लुइस कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम डॉक्टर हो। इस पर पैडी कहता है कि नए लोगों पे इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए मैं थोड़ा बहुत झूठ बोलता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं तो कुछ करता भी नहीं। लेकिन फिर अचानक से दोनों हंसने लगते हैं, सेइंग कि ये सब जोक था और मैं एक्चुअली में डॉक्टर ही हूँ। लंच करते वक्त कियारा एग्नेस पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही थी, मोर देन एंट। आई मीन उसका बर्ताव शुरुआत से ही एग्नेस के प्रति बहुत ही ज्यादा केयरिंग था, विच इज नॉट रॉन्ग, बट अपने बच्चे को छोड़कर एग्नेस पे इतना ध्यान देना और उसे अपनी बेटी मानना ये थोड़ा अजीब जरूर है। ऐसे में लुइस और कियारा के बीच थोड़ी कहासुनी हो जाती है और माहौल को हल्का करने के लिए बेन कहता है कि एग्नेस और एंट ने डांस प्रिपेयर किया है। तो ये दोनों डांस करते हैं, जहां एग्नेस तो अच्छा डांस करती है लेकिन एंट अच्छे से डांस नहीं कर पाता। पैडी से बहुत तंग हो जाता है और बार बार कैसेट रोक देता है और एंट पे गुस्सा करता है। हद तो तब हो जाती है जब लास्ट बार डांस करते करते एंट कुछ गलती करता है और पैडी उसे एक एप्पल फेंक के मारता है। लुइस इससे शॉक में आ जाती है और वो कॉर्नर में जाके बेन से कहती है कि मुझे अभी वापस जाना है, लेकिन बेन जेंटल बिहेवियर के चक्कर में कहता है कि पहले तुम कॉफी पी लो, और पैडी ने शायद बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है तभी उसने ऐसा किया। लुइस थोड़ा काम डाउन हो जाती है, वहीं पैडी नशे के हालत में अंदर सो जाता है। तभी एंट इस मौके का फायदा उठाते हुए पैडी के कमरे से एक चाबी का गुच्छा चुरा लेता है और वो रग्बी खेलने के बहाने एग्नेस को सारे बड़े लोगों से दूर एक घर के अंदर ले जाता है। एंट और एग्नेस एक दरवाजा खोल के सेलर के अंदर जाते हैं, जहां हमें इस कपल की असलियत पता चलती है। तो दोस्तों बात ये थी कि ये जो कपल थे यानी पैडी और कियारा, ये सीरियल किलर्स थे। इस सेलर में एग्नेस बहुत सारे बैग्स, वॉलेट, टॉयज को देखती है जो कि अलग अलग लोगों के थे। सीरियल किलर वाला पॉइंट तब प्रूव होता है जब एंट एग्नेस को एक एल्बम दिखाता है जहां ढेर सारे कपल्स की पिक्चर थी। ये दोनों सीरियल किलर्स हॉलिडे पे जाते हैं और एक कपल को टारगेट करते हैं। जब वो कपल इनके फार्म हाउस पे आते हैं तो वो उनके बच्चे ले लेते हैं और इनको मार देते हैं। हर साल इन्होंने बच्चे बदले हैं, इंडिकेटिंग कि जब इनका मन पुराने वाले बच्चे से भर जाता है तब ये नया शिकार ढूंढते हैं। तो ऐसे में एंट भी इनका बच्चा नहीं था, बल्कि जो प्रीवियस कपल यहाँ फार्म हाउस पे आए होंगे उनका बच्चा है, व्हिच मींस कि एंट के जो ओरिजिनल पेरेंट्स थे उनकी हत्या तो पैडी और कियारा कर चुके हैं। तो बेसिकली अब इस सीरियल किलर कपल का नया शिकार एग्नेस है, और जो वॉच था ना एंट जो कि देखने गया था, वो एक्चुअली में एंट के पिता की वॉच थी। अब सबसे भयानक बात तो ये थी कि इस खूनी कपल ने एंट की जीभ भी काट डाली थी ताकि वो किसी से कुछ कह न सके। तो दोस्तों इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स को सारी बात समझ में आ गई है कि क्यों एंट इतना डरा डरा रहता है और पैडी ने इस कपल को यहाँ क्यों बुलाया है। तब चीजें क्लियर हो जाने के बाद एंट एग्नेस को आइडिया देता है कि तुम अपने फोन में पिक्चर्स ले लो इस एल्बम का टू शो इट टू हर पेरेंट्स। तो इसके बाद एग्नेस अपने माता पिता से अकेले में बात करना चाहती थी और इसीलिए वो अपने थाइज में एक थॉर्न से प्रिक कर लेती है, जिसे सभी को लगता है कि एग्नेस को पहला पीरियड आ गया है। वहीं एंट पैडी के रूम में जाकर कैसे भी करके वो चाबी वापस लगा देता है। तो इसके बाद एग्नेस अपने प्लान के मुताबिक अपनी मम्मी के साथ अकेले जाती है और वो अपनी माँ लुइस को सब कुछ बता देती है, और ये सुनते ही लुइस एकदम से फ्रीक आउट करने लगती है। लुइस खुद तो डरी हुई थी, लेकिन वो एग्नेस से कहती है कि तुम पैनिक मत करो, मैं तुम्हारे डैड को बुलाती हूँ। वहीं गार्डन में पैडी अब एंट के साथ रग्बी खेलने लग गया था और उसे डाउट आता है कि एंट ने सेलर को खोला तो नहीं है। तभी वहां लुइस आके बेन को बुला ले जाती है और अब तो पैडी को पूरा शक हो गया था कि इस फैमिली को उनका राज पता चल गया है। बेन की फैमिली रूम के अंदर जाकर डिसाइड करती है कि वो लोग कैसे भी यहाँ से बाहर निकलेंगे। लुइस प्लान्स कि वो एग्नेस के फर्स्ट पीरियड्स का बहाना बनाकर वहां से निकल जाएंगे और एंट को कैसे भी तो बचा लेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लान वो लोग पैडी और कियारा को गुड बाय कह के निकल ही रहे होते हैं कि दे फाइंड आउट कि उनके कार की टायर पंचर हो चुकी है। हमें अंदाजा हो जाता है कि ये सब पैडी और कियारा का ही काम है और यहाँ बेन पंक्चर टायर में ही निकल जाना चाहता था। ऑफ कोर्स जान पे बात आएगी तो भैया गाड़ी जाए भाड़ में, पहले यहाँ से निकलो। लेकिन पैडी नाटक करने लगता है कि ऐसे कैसे आप लोग जाओगे। बेन यहाँ पैडी से कहता है कि मैं टायर ठीक कर दूंगा और तुम मेरी मदद करो। एंड दिस पॉइंट वाज सो माइंड बॉगलिंग फॉर मी एज अ व्यूअर, क्योंकि बेन और लुइस दोनों को पता है कि ये लोग सीरियल किलर हैं, फिर भी वो भाग नहीं रहे, इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे और बेन के अंदर तो कन्फ्रंट करने की किसी को हिम्मत ही नहीं है। खैर अगले सीन में
पैडी बेन को अपने गैराज में ले जाता है जहां दुनिया भर के टूल्स रखे थे। बट टू अ सरप्राइज पैडी सचमुच में उनका टायर फिक्स कर देता है। ही वाज एक्टिंग कूल, लेकिन लुइस का फेस अब डिस्गस्टेड था। स्टिल शी वाज ट्राइंग टू स्माइल एंड शो दैट कि एवरीथिंग इज फाइन। जाते आते वो लोग देखते हैं कि एग्नेस का जो टेडी था हॉपी वो ऊपर रूफ में फंसा हुआ है और पैडी आस्क्स हर कि तुम इसके बिना नहीं जा सकते, राइट? एग्नेस बस यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन बेन कहता है कि तुम हॉपी के बिना नहीं जा सकती। वैसे में पैडी एक सीढ़ी ले आता है और कहता है कि बेन तुम लंबे हो तो तुम ऊपर चढ़ जाओ, मैं नीचे पकड़ता हूँ। तो इस पॉइंट पे कहानी बहुत टेंस्ड मोड़ ले रही थी क्योंकि कहीं पैडी बेन को हर्ट करेगा, बट सरप्राइजिंगली वो बेन को हर्ट नहीं करता और हॉपी टेडी को नीचे लेके आया जाता है। अगेन मैं एज व्यूअर यही सोच रहा हूँ कि एक बच्चे के टेडी बियर के लिए ये लोग इतना ज्यादा रिस्क कैसे ले सकते हैं। खैर तो अब सब बाय बोलते हुए एक दूसरे को हग वगैरह करते हैं और यहाँ पैडी तो लुइस को अजीब तरह से हग करता है और उसके गाल पे किस भी करता है। जाते जाते बेन कहता है कि नेक्स्ट टाइम आप हमारे यहाँ आओ, टू विच लुइस आल्सो सेज यस डेफिनेटली। लेकिन पैडी कहता है कि तुम ऑनेस्ट नहीं हो लुइस, ऑनेस्टली बोलो तुम क्या सोच रही हो। तब लुइस कहती है कि हाँ तुम सही हो, हम तुमसे दोबारा नहीं मिलेंगे, ना ही तुम्हें अपने घर पे इनवाइट करेंगे, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद बेन और मैं डिवोर्स ले लेंगे क्योंकि मैंने बेन को चीट करा है और अब तक बेन और मैं दोनों उससे सफर कर रहे हैं। वो लोग एंट को भी ले जाना चाहते थे लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो इस पॉइंट पे फाइनली हमें ऐसा लगता है कि चलो अब ये लोग आराम से बच के निकल जाएंगे, लेकिन तभी पैडी एंट को तालाब में फेंक देता है और ना चाहते हुए भी बेन को गाड़ी रोक कर उसकी मदद करनी पड़ती है क्योंकि ऑफ कोर्स एंट को स्विमिंग नहीं आती थी। इसी दौरान ये खूनी कपल लुइस और एग्नेस को हॉस्टेज बना लेते हैं। देखो दोस्तों ये तो होना ही था। जिस तरह से ये लोग यहाँ से जा नहीं रहे थे, बकवास कर रहे थे और फालतू की बातें दूसरों के साथ शेयर कर रहे थे, तो इनका फंसना तो होना ही था। अब अगले सीन में ये लोग सभी को बंदी बना लेते हैं और लुइस को जबरदस्ती उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को कहते हैं। इनफैक्ट ये सीरियल किलर्स इस कपल को ये तक कहते हैं कि तुम अपने लैंडलॉर्ड को बोल दो कि दे आर मूविंग आउट। इनफैक्ट इन्हें एग्नेस के स्कूल में भी ईमेल करना है कि एग्नेस अब स्कूल नहीं आएगी क्योंकि ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तब बेन उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसके जवाब में पैडी कहता है क्योंकि तुमने हमें ऐसा करने दिया। तुम्हारे पास भागने के बहुत मौके थे, यहाँ ना आने का भी चांस था, बट यू चोज टू कम बैक। क्यों वापस तुम आए? क्योंकि तुम्हें फ्रेंडशिप निभानी थी जो कि तुम्हारे फैमिली से तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही पॉइंट दोस्तों मैं भी शुरू से सोच रहा हूँ कि जब तुम्हें पता चल गया है कि ये लोग बुरे लोग हैं तभी निकल जाओ। एटलीस्ट जब पता चल गया कि ये लोग सीरियल किलर है तब तो निकल जाओ। फिर उसके बाद ये एक्टिंग करना कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, वी आर नाइस टू एवरीवन, क्या जरूरत है इसकी, बस भागो वहां से। तभी पैडी एग्नेस को सेडेटिव इंजेक्ट करने जाता है और ऐसे में लुइस कियारा से मदद की गुहार लगाती है, बट हम समझ पाते हैं कि बच्चे को चुराने का काम तो कियारा का ही है। अब जैसे ही पैडी लुइस के पास आता है, लुइस पैडी के चेहरे पे एक कटर से कट लगा देती है। इस अफरा तफरी में पैडी के हाथ से इंजेक्शन गिर जाता है जिसे एग्नेस अपने पास छिपा लेती है और इससे पहले कि कियारा गन चलाती, लुइस उससे गन छीन लेती है। तभी सारे विक्टिम्स बाहर निकल जाते हैं और यहाँ कियारा रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे भी ले जाओ, मैं इसकी पहली विक्टिम हूँ। शी स्टार्ट्स क्राइंग, लेकिन लुइस उसकी एक नहीं सुनती। जब सब लोग कार में बैठ के निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ शेफ माइक आ जाता है जिसके रेस्टोरेंट पे इन लोगों ने खाना खाया था। सिंडिकेट्स की शेफ माइक भी इनके साथ मिला हुआ है। वो आदमी इन पे गोलियां बरसाने लगता है जिससे बचते हुए ये लोग पैडी के घर में जा घुसते हैं। नाउ माइक भी पैडी और कियारा को आजाद कर देता है और बेन की फैमिली अंदर इमरजेंसी सर्विसेज को फोन लगाते हैं, लेकिन बाहर से कियारा टेलीफोन लाइन कट कर देती है। बेन पैनिक करने लगता है लेकिन लुइस उसे स्ट्रांग होने को कहती है। नाउ इस पॉइंट तक कियारा बाहर से घर की इलेक्ट्रिसिटी भी कट कर चुकी थी। वो लोग रूफ टॉप पे जाके पैडी के बनाए हुए अल्कोहल को लाइट करके सबको सिग्नल भेजेंगे। अब प्लान सुनने में भले अच्छा है लेकिन ये काम नहीं आता और रूफ का विंडो खोलते ही माइक उन पे गोलियां बरसाने लगता है। इनफैक्ट अल्कोहल की जलती हुई बोतल पैडी की कार में गिर जाती है। लुइस कैसे भी बच्चों को कपबोर्ड में छिपा देती है और बोथ ऑफ देम स्टार्ट सर्चिंग फॉर वेपन इन द हाउस। ऐसे में लुइस को एक सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल मिलती है, वेस बेन एक हथौड़ा ढूंढ लाता है। वहीं हम उस कार को ब्लास्ट होते हुए देखते हैं जिसपे अल्कोहल की बोतल गिरी थी। खैर तो अब माइक एंड पैडी एटिक के रास्ते अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और बेन ऊपर जाता है टू स्टॉप देम। वहीं कियारा एक अंडरग्राउंड रास्ते से घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है और ये सारे खूनी अंदर घुस जाते हैं। इस पॉइंट पे लुइस की फाइट पैडी से होती है और वो पैडी के एक हाथ को एक फोक से स्टैब कर देती है। घर में काफी अफरा तफरी मचती है और कियारा उन दोनों बच्चों को ढूंढने लगती है कि तभी एंट की कफिंग साउंड पैडी सुन लेता है। अब जैसे ही पैडी कपबोर्ड खोलता है तो दूसरे साइड से लुइस उस पर हमला कर देती है विद सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे पैडी का फेस जल जाता है। कियारा भी पैडी के पास आ जाती है और वहीं बेन माइक पे हमला कर देता है, लेकिन माइक उसको ओवरपावर करके उसके फेस को कट करने ही वाला होता है कि लुइस उसके सर पे हथौड़ा मार देती है जिससे माइक की मौत हो जाती है। सारे लोग माइक के पॉकेट से कार कीज लेके निकल पड़ते हैं एटिक की तरफ से, जहां से वो लोग सीढ़ी लेके नीचे उतर जाएंगे। वहीं कियारा पैडी को पानी से साफ कर रही थी और वो दर्द से करा रहा था, और क्योंकि अब पैडी बहुत चोटिल था तो वो कियारा को इनके पीछे भेजता है। कियारा भी शॉटगन लेके उनके पीछे जाती है और गोलियां चलाने लगती है। ऐसे में लुइस कियारा के सर पे वार कर देती है जिससे वो छत से फिसलते हुए सीधा जमीन पे जा गिरती है और इससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं पैडी अंदर खुद को पानी से धो रहा होता है और उसे महसूस होता है कि कियारा अब नहीं रही। तो हाँ, एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन एक्सेप्ट एक चीज कि गिरते गिरते कियारा इनका
सीढ़ी भी हटा दी थी, यानी कि ये फैमिली अब छत पे ही अटक गए थे। बेन और एंट कैसे भी करके एग्नेस को गिरने से बचाते हैं और अब सीढ़ी वापस लगाने के लिए बेन छत से छलांग लगा देता है। इससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो दर्द से चीखता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। वो टूटे पैरों से ही सीढ़ी को सेट करता है, जिससे सारे लोग एक एक करके नीचे आने लगते हैं। तभी वहां पैडी भी आ जाता है और वो एग्नेस को होस्टेज बना लेता है। तो इस पॉइंट पे लुइस कहती है कि तुम्हें कुछ भी करना है करो, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो। जिसके रिप्लाई में वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं एग्नेस को कुछ नहीं करूंगा क्योंकि अब ये मेरी कियारा बनेगी। ये कहते हुए वो इन पे गोली चला देता है कि तभी एग्नेस उसके शरीर में वही इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है जो सेडेटिव उसे पैडी देने वाला था, लेकिन दे नहीं पाया और वो उसे अपने पास छिपा ली थी। अब सेडेटिव का असर इतना स्ट्रॉन्ग था कि पैडी जमीन पे गिर जाता है और गोलियां नहीं चला पाता। अब इस पॉइंट पे बेन तो पैडी को शूट नहीं करता, लेकिन एंट अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेता है और वो पैडी के फेस को एक बड़े से पत्थर से कुचल देता है, यानी कि पैडी मारा गया एंड वी सी कि ही शाउट्स हिज हर्ट आउट। सो या अंततः ये फैमिली सीरियल किलर्स को मार के अपने कार में उस केबिन से निकल पड़ती है। देखा जाए तो एंट भी अब बच चुका है, इनफैक्ट वो इस फैमिली का हिस्सा बन चुका है और इसी पॉइंट पे मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी स्पीक नो इविल 2024 की एक्सप्लेनेशन एंड स्टोरी आपको समझ आ ही गई होगी। बेसिकली यहाँ एक सीरियल किलर कपल्स हैं जो कि दूसरे कपल्स को फ्रेंड बना के अपने फार्म हाउस पे बुलाते हैं, देन उन्हें मार देते हैं, उनके बच्चे को अपने पास रख लेते हैं और ऐसा उन्होंने अब तक बहुत सारे कपल्स के साथ किया था। लेकिन अंत में बेन की फैमिली, स्पेशली यहाँ लुइस को क्रेडिट देना होगा कि वो इन सीरियल किलर फैमिली का सामना करते हुए सबको मार के यहाँ से सही सलामत वापस निकल पाए। इनफैक्ट ये लोग एंट को भी बचा लिए जो कि पिछली फैमिली का बच्चा था। अब दोस्तों ये कहानी पार्शियली ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, जहां इस मूवी के डैनिश वर्जन के डायरेक्टर यानी क्रिस्टन टैफड्रफ वो रियल लाइफ में अपने हॉलीडेज के दौरान एक वियर्ड कपल से मिले थे। अब ऑल्दो वो जिस कपल से मिले थे वो काफी फ्रेंडली थे, लेकिन उनकी फैमिली क्रिश्चियन को काफी वियर्ड लगी थी। घर लौटने के बाद उस परिवार ने इन्हें अपने घर आने का न्योता ही भेजा था, लेकिन क्रिश्चियन की पत्नी ने साफ इनकार कर दिया था। क्रिश्चियन सोचने लगी कि क्या होता अगर वो जाते और अपनी इमेजिनेशन को हॉरर एलिमेंट्स में मेल्ट करके उन्होंने ये मूवी बनाई थी। अब इसकी ओरिजिनल मूवी जो कि 2022 में आई थी उसकी एंडिंग डिफरेंट है। मतलब एंड में ये कपल ही मारे जाते हैं और सीरियल किलर्स बच जाते हैं। इनफैक्ट वो एग्नेस का भी एंट जैसा ही हाल करते हैं। तो हाँ, आप देख सकते हैं कि दोनों फिल्मों के एंडिंग में बहुत बड़ी डिफरेंस है और ऐसे में आप बताना कि आपको कौन सी एंडिंग अच्छी लगी, यानी इस मूवी की जहां सब कुछ ठीक हो गया या फिर 2022 वाली एंडिंग जहां सब कुछ ठीक नहीं हुआ। कि बेन और लुइस को बहुत सारे वार्निंग्स मिले थे थ्रू आउट द मूवी कि ये कपल सही नहीं है। इनफैक्ट जब उन्हें पता चल गया कि ये लोग सीरियल किलर्स हैं, तब भी ये लोग एंड तक उन्हें कन्फ्रंट नहीं कर रहे थे जब तक बात हाथापाई पे नहीं आ गई। इनफैक्ट एक बार तो ये लोग भाग भी चुके थे, लेकिन टेडी बियर को लेने के चक्कर में वापस आए, विच इज द स्टूपिडेस्ट थिंग आई हैव हर्ड। और ये कहीं ना कहीं इनके पेरेंटिंग के फ्लॉज को भी दिखाता है। मतलब बच्चे का टेडी बियर छूट गया तो बच्चा इन पे इतना हावी है कि टेडी बियर लेने वापस जाना है। आइडियली गुड पेरेंटिंग में मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए जहां बच्चा आपको डिक्टेट करे। और ये कपल भी पोलाइटनेस के नाम पे इन सीरियल किलर्स की कोई भी बात मान जा रहे थे, विच अगेन इज नॉट अ गुड थिंग। और इस सब के बीच एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज तो हम ये भूल रहे हैं कि किसी स्ट्रेंजर पे आंख बंद करके भरोसा करना ही नहीं चाहिए। और अगर आप कर भी रहे हो, उनसे मिल भी रहे हो, तो एक बाउंड्रीज होनी चाहिए आपकी। आप कब तक उनकी बातों को टॉलरेट करोगे? पहली रात ही जब पैडी लुइस को जबरदस्ती मीट खिला रहा था, तभी उसे स्ट्रांगली नो बोलना चाहिए था। अब भैया एंट की बात की जाए तो वो पूरी मूवी में इन्हें अलग अलग तरीके से सावधान करना चाह रहा था, लेकिन वो लोग उसे भी इग्नोर करते रहे। वैसे मैं यहाँ लुइस को प्रेज करना चाहूंगा कि वो शुरू से ही बहुत ज्यादा इन पे शक कर रही थी और एंड फाइट में भी वही काइंड ऑफ MVP थी। वहीं बेन की बात की जाए तो भैया मुझे तो लग रहा था कि उसका दिमाग ही बंद हो चुका है। अब अगर हम लुइस और बेन के पर्सनल रिलेशनशिप पे बात करें तो यहाँ लुइस की एक गलती थी कि वो बेन के साथ कम्युनिकेट नहीं की थी और उस पर चीट भी करी थी। तो जाहिर सी बात है इनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं थी, जिस वजह से इनकी पेरेंटिंग भी अच्छी नहीं थी और इसी वजह से शायद ये लोग इस तरह से बिहेव कर रहे थे, यानी कि इन सीरियल किलर्स को प्लीज करने में लगे हुए थे। मतलब पहले इन्हें नहीं पता था कि वो सीरियल किलर्स है, लेकिन जब पता चल गया तो भी खुल के ना नहीं बोल पा रहे थे। नाउ कहानी तो सिंपल है, मैंने डायनेमिक्स को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन रह गया है और वो सवाल ये कि क्या कियारा पैडी की वाकई में फर्स्ट विक्टिम थी? क्योंकि मूवी के एक सीन में कियारा क्लेम करती है कि वो पैडी की फर्स्ट विक्टिम थी। तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि पैडी कियारा के मरते ही एग्नेस को अपनी कियारा बनाना चाहता था। सिंडिकेट्स की शायद उसने कियारा को भी किडनैप किया होगा, लेकिन क्योंकि कियारा पैडी के साथ 17 साल रही है तो इसलिए वो पैडी से प्यार करने लग गई है, उसके साथ रहती है, उसके कुकर्मों में हिस्सा लेती है। इसे हम मेडिकल टर्म्स में स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, जहां होस्टेज अपने एब्डक्टर के साथ एक बॉन्ड फील करने लगता है। वैसे स्टॉकहोम सिंड्रोम पे एक बहुत ही अच्छी मूवी थी जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, अगर आप में से किसी को याद है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब इस बात को एक और चीज सपोर्ट करती है एंड दैट इज द एज गैप बिटवीन पैडी एंड कियारा। मतलब इतना बड़ा एज गैप है तो हो सकता है कि कियारा का क्लेम सही था। यहाँ ये भी हो सकता है कि पैडी ने कियारा को चाइल्ड केयर होम से अडॉप्ट करा था। एंड देन फाइनली ये भी हो सकता है कि कियारा बस झूठ बोल रही
थी उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो हाँ, कियारा की कहानी क्या है ये तो हमें नहीं पता, तो हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। और ऐसे में अगेन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी थियरी में मानते हैं? क्या कियारा वाकई पैडी की फर्स्ट विक्टिम थी या फिर कियारा बस बहाना बना रही थी? वैसे जब तक आप कमेंट्स में इस सवाल का जवाब देंगे मैं आपको एक और हिंट देता हूं, एंड दैट इज कि पैडी कियारा को मारता पीटता भी था, एंड दैट वाज क्वाइट एविडेंट इन द क्लिप जंपिंग सीन। तो हाँ, इस पॉइंट को ध्यान में रखते ही आप अपना डिसीजन बनाना। एज अ होल हम कह सकते हैं कि इनकी रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, और कियारा का पास्ट क्या है वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। डायरेक्टर वॉटकिंस ने कहा है कि इन दोनों के रिलेशनशिप में एक डार्क साइड भी था लेकिन प्यार भी था, और दोनों ही चीजें एक रिलेशनशिप में साथ हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू हिम। और एंड में ये क्लियर नहीं किया गया कि अब बेन और लुइस साथ रहेंगे या नहीं, लेकिन जो भी हो दे फॉट एंड वन अगेंस्ट पैडी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पे भरोसा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो अगेन आप यहाँ बताना कि क्या लगता है इस पूरे ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद क्या बेन और लुइस साथ में रहेंगे या फिर वो अलग हो ही जाएंगे? तो दोस्तों यही थी पूरी फिल्म की एक्सप्लेनेशन, इसकी कुछ थियरीज, कुछ डिस्कशंस, एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।